नमस्कार। स्वागत है आप सभी का समाचार 24 में। आज का जो मेरा शो है बड़ा ही खास है क्योंकि आज का जो शो है वो है आईवीएफ पे, जिसे हम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के नाम से जानते हैं या कॉमनली आपने देखा भी होगा टेस्ट ट्यूब बेबी एक नाम लिखा रहता है। एक्चुअली व्यूअर्स के काफी सवाल होते हैं लेकिन जवाब नहीं मिल पाते। उन्हीं जवाबों की तलाश में मैं आज आया हूँ आईवीएफ एक्सपर्ट डॉक्टर अनु गोयल मैम के पास। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। एक्चुअली सवाल बहुत सारे होते हैं, लोग हिचकते हैं, नेट पे वो चीज मिल नहीं पाती, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके पास जाके मैं डायरेक्टली जितने भी क्वेश्चन है उनके आंसर है। मैं बेसिक से स्टार्ट करता हूँ, आईवीएफ है क्या? आईवीएफ एक विधि है जो स्टार्ट हुई बेसिकली इनफर्टिलिटी यानी बांझपन। अगर किसी कपल को जो कि शादी का 1 साल हो गया, 2 साल हो गया है, 1 साल में हम मान के चलते हैं कि 1 साल में यदि 100 कपल्स ट्राई करते हैं तो 80% कपल्स को प्रेगनेंसी हो जानी चाहिए और 2 साल में लगभग 90% कपल्स को प्रेगनेंसी हो जानी चाहिए। तो उसके बाद जो प्रेगनेंसी जिनको नहीं होती है 2 साल के बाद, वो इनफर्टिलिटी की कैटेगरी में आते हैं कि यानी उनको किसी वजह से प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है, तो उसमें हमें फिर आगे इन्वेस्टिगेट कराने की जरूरत होती है। तो कई ऐसे कारण होते हैं कि जिसमें नॉर्मल विधि से आपको प्रेगनेंसी नहीं हो सकती है, जैसे कि आपकी ट्यूब्स बंद है या हस्बैंड का जो सीमेन की रिपोर्ट है वो बहुत खराब है या आपके अंडों की क्वालिटी बहुत खराब है। तो ऐसे केसेस में जो प्रेगनेंसी है वो सिर्फ आईवीएफ यानी टेस्ट ट्यूब बेबी विधि द्वारा होती है। अगर हम साइंस के रूप में समझे तो इसमें क्या होता है कि औरत का अंडा, जो कि मतलब जिससे जो औरत का अंडा हर महीने बनता है, उसको हम शरीर से बाहर निकालते हैं। इसी तरह से पति का शुक्राणु भी हम बाहर लेते हैं और बाहर लैब में हम उनको मिक्स करते हैं, मतलब आर्टिफिशियली फर्टिलाइज करते हैं। तो आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन यानी आईवीएफ, इससे हम बच्चा बनाते हैं। एक्चुअली ये जो आपने एग की अभी बात की, तो इसे कैसे रिमूव करते हैं, सर्जिकली या कोई और मेथड है? एक तरह की माइनर सर्जरी होती है, पेट पे कोई कट नहीं आता, कोई चीरा नहीं आता। जैसे कि लोग अल्ट्रासाउंड कराते हैं, ट्रांस वेजाइनल अल्ट्रासाउंड कहते हैं उसको। उस अल्ट्रासाउंड द्वारा एक बहुत पतली सी निडल होती है, हम वो निडल डालते हैं और उस निडल से हम फिर सक्शन क्रिएट करके, मतलब निडल से ही हम उस एग को बाहर टेस्ट ट्यूब में निकाल लेते हैं। फिर उस टेस्ट ट्यूब में जो एग निकलता है, फिर उसको हम माइक्रोस्कोप के नीचे चेक करते हैं कि कैसा एग निकला है। अच्छा, जैसे बड़ी सिटीज की मैं बात करूं, दिल्ली है, मुंबई है, वहां के लोग इन बातों के लिए हिचकते नहीं है बात करने में। हाँ बिल्कुल। लेकिन हम और आप एक ऐसी छोटी सिटी में जहाँ के लोग क्या प्रॉपरली आपसे बात कर पाते हैं ये सब? नहीं, देखिए बात तो कर पाते हैं लेकिन मतलब होता क्या है छोटी सिटीज में, जो मैंने देखा है मेरे एक्सपीरियंस में, लोग एक तो लेट आते हैं आईवीएफ के लिए कि जब एज निकल जाती है, मतलब जब हमें पता है कि रिजल्ट शायद उतना अच्छा नहीं आएगा, लोग लेट आते हैं आईवीएफ के लिए। दूसरा, आईवीएफ छुपाते हैं, मतलब आईवीएफ कराया उसके बाद में फिर ऐसा होता है प्रेगनेंसी हो गई तो सबसे पहले, मतलब बहुत लोगों का सबसे पहले ये होता है कि प्लीज मेरे घर वालों को किसी को पता नहीं लगना चाहिए मैंने आईवीएफ से कराया है प्रेगनेंसी मेन। लेकिन जो मुझे लगता है वो ये होता है कि लोग क्योंकि हिचकते हैं कराने से, ये हो सकता है बहुत ऑब्वियसली पैसे, मतलब फाइनेंस की तो दिक्कत है ही, लेकिन मतलब पैसे होते हुए भी, या फिर जो अब लोग अफोर्ड कर सकते हैं, जैसे हम लोग तो कोशिश करते हैं क्योंकि हम छोटी सिटी में रहते हैं, हम कोशिश करते हैं कि हम कम चार्जेस में कराएं आईवीएफ। तो लेकिन लोग बहुत लेट आते हैं, तो वो जो एक एज होती है जिसमें कि हमें पता है हाँ इसका सक्सेस रेट बहुत अच्छा आएगा, वो एक एज निकल जाती है तो कराने की, तो उसमें सक्सेस रेट फिर ऑब्वियसली कम हो जाता है फिर। लेकिन हमें और दूसरी चीजों का सहारा लेना पड़ता है, जैसे औरत का अंडा, क्योंकि एज बढ़ जाती है, 35 की एज हो जाएगी, 40 की एज हो जाएगी, औरत का अंडा वीक होने लग जाता है, फिर हमें बाहर से एग लेना पड़ता है। जो एक चीज अपनी उससे हो सकती है, मतलब अपना जेनेटिक मटेरियल मिल सकता है, क्योंकि वो सोचते सोचते उतना टाइम निकल जाता है या हिचकिचाहट में उतना टाइम निकल जाता है, तो वो चीजों की फिर परेशानी हो जाती है। एक्चुअली मैं ये जानना चाह रहा था कि जैसे आईवीएफ, जैसे एक एज क्या है, मतलब एक प्रॉपर एज क्या होनी चाहिए, शादी की एज भी और एक जैसे प्रेगनेंसी की भी क्या एज होनी चाहिए? नहीं, नॉन, जैसे आप मुझसे पूछ रहे हैं कि शादी किस एज पे शादी कर लेनी चाहिए। जी। देखिए बायोलॉजिकली हाँ, वैसे तो सबका गोल्स है, अलग अलग है। ऑब्वियसली। देखिए बायोलॉजिकली तो मैं ये कहूंगी कि आपको 30 से पहले आपकी शादी हो जानी चाहिए और 30 से पहले पहला बेबी हो जाना चाहिए, क्योंकि इंडियन पॉपुलेशन और वेस्टर्न पॉपुलेशन जो है, दोनों की जीन्स में बहुत फर्क होता है। वेस्टर्न पॉपुलेशन में अगर 40 पे भी आप प्रेगनेंसीज हो जाती है, इंडियन पॉपुलेशन में 30 के बाद में आपकी एग क्वालिटी, आपकी जो बॉडी की क्षमता है वो बहुत डिक्रीज होनी शुरू हो जाती है, तो प्रेगनेंसीज रुकने में दिक्कत आती है। तो 30 मुझे लगता है कि फर्स्ट बेबी बिफोर 30 ये होना चाहिए एक हमारा। मतलब इस एज के बाद में क्या प्रॉब्लम, जैसे कि आप एक थोड़ा प्रॉब्लम्स के बारे में बताएंगे आप? मेनली तो ये है कि हमारा जो अंडा है
जैसे हम एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ अंडे लेके पैदा होती है लेडी, ठीक है ना। तो जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है वो डिक्रीज होने शुरू होते हैं, कई लोगों के बहुत जल्दी डिक्रीज होते हैं, 30 के बाद हर किसी के डिक्रीज होंगे। दूसरा जो हमारी बॉडी में बीमारियां हैं वो बढ़ती है, मतलब 30 के बाद प्रेगनेंसीज होंगी तो आगे उसमें बीपी की समस्या, शुगर की समस्या, ये सब समस्याएं ज्यादा आएंगी मरीज को। और दूसरा फिर मुझे ऐसा लगता है कि मतलब अगर आप मतलब जैसे फैमिली सपोर्ट या ये सब भी देखिए, तो जब सब यंग है तो आप जल्दी बच्चे कर ले तो ज्यादा सही है, मतलब ऑब्वियसली बच्चों का भी सपोर्ट ज्यादा अच्छा रहता है। एक्चुअली जैसे आपने बताया कि हमने एग लिया, स्पर्म हाँ लिया जी, और हाँ जी। उसको लैब में ये किया, तो इसके सक्सेस चांसेस मतलब एक बार में ये पॉसिबल है या कई बार ये करना पड़ता है? नहीं, आईवीएफ 100% सक्सेस रेट नहीं होता आईवीएफ का। जनरली वर्ल्ड वाइड 40 to 50% सक्सेस रेट माना जाता है। मतलब अगर 100 लोग शुरू करते हैं आईवीएफ और एक बार में 100 लोग कराते हैं तो हमें मानेंगे कि 50 लोगों को, 40 से 50 लोग, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 50 लोगों को प्रेगनेंसी हो जाएगी एक बार में। लेकिन ऐसा नहीं है कि बाकी जो 50 लोग हैं उनको प्रेगनेंसी नहीं होगी। आईवीएफ भी एक तरह से अटेम्प्ट लेने वाली बात होती है कि आप एक अटेम्प्ट ले रहे हैं, फिर आप दूसरा अटेम्प्ट ले रहे हैं, आप तीसरा अटेम्प्ट ले रहे हैं, तो अटेम्प्ट से ही सक्सेस का चांस बढ़ता है आईवीएफ में। जैसे हर कोई विधि है, कोई भी आप ट्रीटमेंट कराते हैं, अगर आईवीएफ नहीं भी करा रहे हैं, सिंपल ट्रीटमेंट भी करा रहे हैं, तब भी तो ऐसा होता नहीं कि आपने फर्स्ट मंथ कराया आपको प्रेगनेंसी हो गई। लोग 4-4 5-5 महीने दवाई खाते हैं। उसी तरह आईवीएफ में है कि मतलब आपको अटेम्प्ट्स लेने की जरूरत होती है बार बार आईवीएफ में। हम जनरली ये मान के चलते हैं कि 3 से 4 अटेम्प्ट्स में लगभग 70% लोगों को प्रेगनेंसीज हो जाती हैं। अच्छा, ये बार बार अगर इस प्रोसेस को कर रहे हैं, मतलब मान लीजिए 3 या 4 बार हुआ, तो उससे फीमेल की बॉडी पे कोई असर पड़ेगा इसका? देखिए, हार्मोन्स यूज होते हैं आईवीएफ में, तो ऑब्वियसली हार्मोन्स का इफेक्ट तो होता ही है प्रेगनेंसी में। मतलब आईवीएफ फिजिकली और मेंटली एक बहुत एग्जॉस्टिंग प्रोसीजर है। लेडी थक जाती है आईवीएफ कराते कराते, डेली के इंजेक्शंस लेने हैं उसको इतने सारे, जो कि हार्मोन्स के इंजेक्शंस है, जिससे कि उसका वेट गेन होगा, चिड़चिड़ाहट आए, चिड़चिड़ाहट आएगी और मूड स्विंग्स होंगे। ऐसी ये तो बहुत कॉमन चीजें हैं जो कि हार्मोनल, जो आप कुछ भी हार्मोन्स देंगे लेडी को तो ये होगा ही होगा। बाद में अगर कोई मतलब अभी आईवीएफ के लिए सारी इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट्स के लिए आप अंधाधुंध ट्रीटमेंट लेते जाएंगे तो ये सारे हार्मोन्स है, आगे आपको ब्रेस्ट कैंसर ये सब चांसेस भी बढ़ते हैं, तो ऐसे आप अंधाधुंध नहीं कर सकते ये सब चीजें। अच्छा, एक केस था सिद्धू मूसेवाला का, आपने सुना भी होगा। आईवीएफ में हम्म। उनकी मदर ने इस एज में एक बच्चे को 60 जन्म के दिया। में है। एक्चुअली मैं पढ़ रहा था इस एज में एग रिलीज होना पॉसिबल है, तो उन्होंने नहीं, एग कहाँ से लिया होगा? वो डोनर एग्स होते हैं बेसिकली, जो यंग लेडीज होते हैं उनके एग्स लिए जाते हैं और स्पर्म जो है वो हस्बैंड का ही लिया जाता है, तो इसे डोनर आईवीएफ कहते हैं, यानी कि मतलब बाहर से हमने एग लिया है। अच्छा, आजकल मैं पढ़ रहा हूँ कि सेलिब्रिटीज जो है ना वो अपने स्पर्म और एग ये सब फ्यूज करा रहे हैं, तो फ्रीज ये करा क्या रहे प्रोसेस है और ये क्यों जरूरी है ये? हैं। एग फ्रीजिंग आजकल बहुत ज्यादा एडवोकेटेड है, इसलिए क्योंकि जैसे वही लोग प्रेग्नेंट नहीं होना चाहते जल्दी, पहले अपना करियर एस्टेब्लिश कर रहे हैं या किसी भी वजह से, तो फ्री टाइम मतलब जो मतलब दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर ऐसी जगह पे बहुत ज्यादा पॉपुलर है कि अपना अगर कोई करियर के लिए ओरिएंटेड है और उसे लग रहा है कि मैं बाद में प्रेगनेंसीज करूंगी, लेकिन मैं करूंगी अपने एग्स से, ऑब्वियसली जैसे मैंने सबसे पहली चीज ये बोली, 30 के बाद आपके एग्स कम हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर आप 30 के बाद सोचेंगे तो आपको एग्स नहीं मिलेंगे, तो क्या करेंगे वो लेट अर्ली एज पे, जब मतलब जबकि उनको पता है कि बाद में लेकिन वो करेंगे प्रेगनेंसी अपने एग से, तो अर्ली एज में वो अपने आईवीएफ का ही एक प्रोसीजर होता है, हाफ ऑफ द प्रोसीजर ऑफ आईवीएफ, मतलब अपने एग्स बनवाए, अपने एग्स निकाले और अपने एग्स फ्रीज करवा दिए, ताकि जब वो सोचे कि आगे प्रेगनेंसी करनी है तो उनके वही हम एग्स निकाले और उनका जो पार्टनर है उस समय, जो उनके हस्बैंड है, उसके स्पर्म के साथ फ्यूज करके बेबी बनाए, इसे एग फ्रीजिंग कहते हैं। अच्छा, ये टेक्निक कौन सी होती है और कैसे उन्हें हम फ्रीज करते हैं? ये वही जैसे आईवीएफ जैसा ही प्रोसीजर है, लेकिन इसमें हम क्या कर रहे हैं कि स्टार्टिंग के जो एग इंजेक्शन है बस वही दे रहे हैं पेशेंट्स को। स्टार्टिंग में 10, 12, 15 दिन इंजेक्शन लगते हैं ताकि उसके खूब सारे एग्स बने। तो जितने की कैपेसिटी है, जैसे हम 20 की एज पे मानेंगे कि उसके 15, 16, 17 एग्स भी बन जाएंगे, 20 एग्स भी मिल जाएंगे, 25 की एज पे 10, 15 एग्स मिलेंगे। तो वो जितने हमें एग्स मिलते हैं वो हम फिर सारे एग्स, जैसे आईवीएफ में हम नीडल डाल के एग्स निकालते हैं वैसे निकाल लेते हैं, लैब में उसको चेक करते हैं। और एक क्रायो कैन होता है, एक मतलब एक तरीके का मान लीजिए कोल्ड फ्रीजिंग जैसी है, जैसे हम बाकी सारी चीजों को कोल्ड फ्रीजिंग करते हैं ना, सब्जी वगैरह को कोल्ड फ्रीजिंग करते हैं उसकी लाइफ बढ़ाने के लिए, इस तरह से ये आईवीएफ के लिए भी ये लिक्विड नाइट्रोजन होता है जो कि एक कोल्ड कंटेनर होता है, तो उस लिक्विड नाइट्रोजन में हम उस एग को फ्रीज कर देते हैं ताकि उसकी ग्रोथ रुक जाए उसी पॉइंट पे। तो जब आगे हमें चाहिए तो हम उस लिक्विड नाइट्रोजन से उसको निकालेंगे, तो उसकी फिर दोबारा से ग्रोथ पोटेंशियल शुरू हो जाएगा उसका। जब हम निकालेंगे, मीडिया होता है अलग अलग तरीके का, ग्रोथ मीडिया होता है जो हमारे शरीर के अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इस तरह आर्टिफिशियली ग्रोथ मीडिया में न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उसमें डाल देते हैं दोबारा से,
ताकि उसकी ग्रोथ हो वापस से, फिर हम उसके साथ यूज। अच्छा, मूवीज में मैंने देखा है कि आईवीएफ कराई वो मन चाहा जैसे बच्चा, मतलब कुछ करेक्टर्स, मतलब ये ऐसा फेक है, ये क्या है ये? नहीं, ये बेसिकली इसको जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं, जो कि अभी तक मतलब एक्सपेरिमेंटल है, ये आया नहीं है। लेकिन जैसे सारी मूवीज में जो मूवीज में होता है, इनफैक्ट वो हो जाता है बाद में, आपने देखा ही होगा। तो ये भी एक है प्रोसीजर, ये मतलब आप एक मॉडल बेबी तैयार कर सकते हैं कि मुझे इस टाइप की जीन्स का बेबी चाहिए, कि मतलब बच्चे की जीन्स में से कुछ जीन्स निकाली, कुछ जीन्स इंसर्ट की, ऐसे करके। लेकिन ये सब अभी एक्सपेरिमेंटल थेरेपीज है, कुछ भी इसमें अभी आया नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते कि ये कर सकते हम। और दूसरी चीज ये है कि ये थोड़ा सा एथिकली भी हम मान के चल सकते हैं कि इसमें बहुत सारी एथिकल कॉम्प्लिकेशंस भी हैं, कि जैसे अगर हर कोई एक जेनेटिकली हेल्दी बेबी, मतलब जेनेटिकली हेल्दी तो खैर होना ही चाहिए, मतलब डिजाइनर बेबी चाहेगा कि सुंदर दिखना चाहिए, ऐसा दिखना चाहिए, तो अगर हम एक एथिकल डिलेमा माने तो बाकी नॉर्मल जनता का क्या होगा, सभी लोग एक्चुअली सुंदर नेचर के साथ भी तो छेड़छाड़ हो गई, नेचर के ऊपर वाले साथ को भी तो मानना है बिल्कुल। हमें। क्योंकि अगर आप एक कुछ इंसर्ट कर रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं तो कुछ ऐसी कॉम्प्लिकेशन शायद हो सकती है ना, जो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि अभी है। मतलब आगे कैंसर्स वगैरह के जब ऐसी चीजें होती है तो कुछ हम मतलब अगर साइंटिफिक भाषा में बोले तो टीलोमियर्स के साथ हम छेड़छाड़ करते हैं, जिससे कि कैंसर्स वगैरह के चांसेस भी बढ़ते हैं आगे। अच्छा, जैसे एक आईवीएफ है और एक मैं पढ़ा था एक आईसीएसआई करके हाँ एक जी, हाँ जी, टेक्निक होती हाँ है, जी। वो एक्चुअली आप बताएं थोड़ा सा। आईवीएफ का मतलब क्या होता है, हमने एग लिया और उसके ऊपर हमने स्पर्म्स सारे डायरेक्टली ऐसे मतलब डाल दिया, आपने मान लीजिए सिरिंज द्वारा डाल दिए, एक एग पड़ा, उसके अराउंड 10,000 स्पर्म्स है। अब उस 10,000 स्पर्म्स में से एक स्पर्म जो उसमें सबसे ज्यादा शक्ति होगी, जो सबसे ज्यादा हेल्दी होगा, वो उस एग के अंदर नेचुरली चला जाएगा। तो ये नेचुरल सिलेक्शन से एग बन उस स्पर्म के अंदर चला गया और हमारा एम्ब्रियो यानी बच्चा तैयार हो गया। इस चीज को बोलते हैं आईवीएफ। इक्सी में क्या होता है, हमने एक एग लिया और वो जो 10,000 स्पर्म्स है उसमें से हमने एक स्पर्म लिया, एग को एक साइड पे हमने नीडल से लिया, स्पर्म को एक साइड पे हमने नीडल से लिया, और स्पर्म को हमने जबरदस्ती मतलब आर्टिफिशियली उस एग के अंदर डाल दिया खुद, ताकि हम बच्चा बना सके। तो एक तरफ नेचुरल सिलेक्शन हो रहा है जो कि आईवीएफ है, एक तरफ इक्सी है जिसमें कि हम आर्टिफिशियली फ्यूज करा ही रहे हैं। तो ये दो विधियां होती है जो हम लैब में यूज करते हैं, अलग अलग मशीन होती है दोनों की। एक इक्सी मशीन होती है जिसमें हम दोनों को अलग अलग ऐसे देख के, एक बहुत हाई पावर माइक्रोस्कोप होता है उसके नीचे ऐसे इंसर्ट कराते हैं। तो लेकिन दोनों के अलग अलग यूजेस है, अलग अलग जगह यूज होता है। जैसे अगर हस्बैंड का स्पर्म काउंट बहुत कम है, जिसमें कि हमें पता है हम आईवीएफ में हमारे पास इतने स्पर्म्स है ही नहीं कि हम डाल सकें, लेकिन हमें करना तो है ही प्रोसीजर, तो हम उसमें इक्सी यूज करते हैं। ये वाला प्रोसीजर जनरली काम है। जैसे ये लैब में आपने ये फर्टिलाइजेशन वगैरह कराया, तो कितने दिन बाद या कितने टाइम बाद फिर फीमेल की बॉडी में से ट्रांसफर करते हैं? 5 दिन का टाइम देते हैं हम उस एम्ब्रियो को, जो हमने बेबी बनाया उसको ग्रो करने के लिए 5 दिन का टाइम देते हैं, और 5 दिन के बाद में उसको ब्लास्टोसिस स्टेज पे, जो कि हमारी 5 डेज वाली ग्रोथ स्टेज होती है, उसमें हम उसको बाद में ट्रांसफर। अच्छा, आईवीएफ की बात चल रही थी, हमें एक सैरोगेसी वर्ड भी मैंने सुना है। एक्चुअली सेलिब्रिटीज जो होते हैं, जैसे प्रियंका चोपड़ा, उनके केसेस में था, ये क्या है और ये इथिकली सही है ये? सरोगेसी होता है कि यदि अपनी मतलब जो लेडी है उसका अपना यूट्रस किसी वजह से काम में नहीं आ सकता, उसका यूट्रस डेवलप नहीं है उतना, कोई बीमारी हो गई, जैसे टीबी की बीमारी हो गई, उसके उसके यूट्रस की लाइनिंग बहुत खराब हो गई है, या फिर जैसे कि मतलब लेडी को कोई ऐसी बीमारियां हैं जैसे कि उसको डायबिटीज है या बीपी बहुत हाई है, कि जिसमें वो अपना मतलब उसका अगर वो प्रेगनेंसी उसको होगी तो उसकी जान को खतरा है। ठीक है ना, ये तो मेडिकली जो हमारे पास इंडिकेशन है कि मतलब ये मेडिकल रीजन है जिसकी वजह से हमें आईवीएफ करनी मतलब सरोगेसी की जरूरत है। बाकी जो सेलिब्रिटीज यूज करते हैं उनके अपने रीजन भी होते हैं सरोगेसी कराने के। तो इसमें हम दूसरी लेडी का यूट्रस यूज करते हैं, मतलब स्पर्म और एग हस्बैंड और वाइफ का रहेगा, लेकिन यूट्रस जो गर्भाशय है वो तीसरे व्यक्ति का यूज होगा, जिसमें कि वो बच्चा डाला जाएगा। तो मतलब तीसरे व्यक्ति के घर में कोई एक तीसरी लेडी है जो कि उनके लिए प्रेग्नेंट हो रही है, लेकिन स्पर्म और एग जो है वो हस्बैंड और वाइफ का, इसको सरोगेसी बोलते हैं। अब जैसे आपने बोला एथिकली, इसका एथिकल डिलेमा ही था, क्योंकि एथिकली करेक्ट नहीं था, इसमें बहुत ज्यादा कमर्शियलाइजेशन हो गया था कि लोग सरोगेसी करते थे, मतलब जस्ट पैसे मिल जाएंगे उनको सरोगेसी से, और इस तरह से कंपनीज एक्सप्लॉइट भी करने लगी थी। आप छोटे तबके से लोगों को उठा के लाते थे कि आप सरोगेट बन जाओ, कंपनीज खूब सारा पैसा ले लेती थी, पेशेंट्स मतलब जो सरोगेट बन रही थी उनको पैसा नहीं मिल पाता था ज्यादा, तो इसीलिए गवर्नमेंट ने एक्चुअली सरोगेसी लॉ चेंज कर दिया है। अब आप सरोगेसी नहीं करा सकते जनरली।
आप सरोगेसी कैसे करा पाओगे? यदि आपका कोई रिलेटिव है जो कि आपके लिए सरोगेट बनना चाहे, तो अब ये कमर्शियल सरोगेसी अब इंडिया में अलाउड नहीं है। कमर्शियल सरोगेसी इतनी ज्यादा हो गई थी कि फॉरेन से लोग उठ के आते थे कि हम चलिए यहाँ पे सरोगेट मिल जाएगा इंडिया में वही 9 आराम मंथ से। का है एक, हाँ, उसके बाद तो तो पैसा फिर है। उसके बाद पैसा है, तो मतलब ये बहुत ज्यादा लेवल पे हो गई थी सरोगेसी इंडिया में। एक तरह से इंडिया एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन गई थी सरोगेसी। एक्चुअली जैसे स्पर्म की अभी बात चल रही थी, हाँ, तो ऐसे क्या रीजन है जिसकी वजह से मेल में स्पर्म काउंट कम होता है? कोई कंजप्शन की वजह से या कैसे है? देखिए स्मोकिंग हम्म। बहुत बड़ा रीजन है। ठीक है, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, कोई चोट लग जाए कभी बचपन में जिसकी वजह से आजकल एनवायरमेंटल पोल्यूशन इतने ज्यादा हो गए, फिर जो लोग बहुत ज्यादा धूप में काम करते हैं या फिर टाइट कपड़े पहनते हैं, ठीक है, इन सब में जो है स्पर्म काउंट कम हो जाता है। लेकिन इन जनरल वर्ल्ड में आजकल स्पर्म काउंट कम हो रहा है, ये फैक्ट है। जैसे कि एग काउंट भी कम हो रहा है। ये पोल्यूशन, माइक्रोप्लास्टिक्स, हमारी जो पूरा सब जो खाने की चीजें हैं सब में माइक्रोप्लास्टिक्स यूज होते हैं। मतलब आप जो जो फूड आ रहा है आपका सब प्लास्टिक्स में स्टोर हो रहा है, और पेस्टिसाइड्स जो हम यूज कर रहे हैं, इस तरह से हमारे खाने में सब चीजों में माइक्रोप्लास्टिक्स है जो कि हमारे स्पर्म काउंट आजकल कम कर रहे हैं हमारा। अच्छा, फीमेल्स में क्या रीजन है? फीमेल्स में इनफर्टिलिटी जनरली जो अभी भी इंडिया में जो सबसे कॉमन रीजन है वो है ट्यूब्स का ब्लॉक होना। मतलब हमारे ट्यूब्स बंद हो जाते हैं किसी वजह से। इन्फेक्शन, टीबी इंडिया में मुख्य कारण है। इसके अलावा भी बाकी सारे जो इन्फेक्शंस होते हैं उससे हमारे ट्यूब्स बंद हो जाती हैं। एग क्वालिटी का कम होना, हमारी एज का बहुत ज्यादा हो जाना, ठीक है, यही मेन कारण माने अच्छा, जैसे पीसी मतलब जैसे वैसे पीसीओडी। बात तो हाँ हमारी जी। आईवीएफ की चल रही हाँ थी, पर हाँ। मेरे दिमाग में आया क्योंकि आजकल फीमेल्स में बड़ा चल रहा है। तो ये पीसीओडी क्या है, ये कैसे होता है और कैसे इसको ठीक करें? पीसीओडी का मतलब ये है कि हमारे जो ओवरीज है, अंडाशय, उनका एक तरह से मान लीजिए, सिंपल भाषा में समझाओ तो उनका साइज बढ़ जाता है। ठीक है, तो हमारी बॉडी में अगर 10 एग्स हैं और हमारे ओवरीज का साइज इतना है, जब हमारे ओवरीज का साइज इतना हो जाएगा तो उसमें 100 एग्स हो जाएंगे। ठीक है, तो 100 एग्स एक दूसरे से compete कर रहे हैं, कोई भी एक एग दूसरे को बढ़ने नहीं दे रहा, तो हमारा एक बड़ा एग रिलीज नहीं हो रहा, जिसकी वजह से हमें पीरियड नहीं आ रहा है, इसी वजह से हमें प्रेगनेंसीज नहीं हो रही है। पीसीओडी जनरली थोड़ा सा जिनका वेट ज्यादा होता है उनमें पाया जाता है, तो उनको 2-2 3-3 महीने तक, लेडीज को, मतलब गर्ल्स में भी बहुत ज्यादा होता है। गर्ल्स को पीरियड नहीं आता है, लेडीज को पीरियड नहीं आता है। हेयर ग्रोथ बहुत ज्यादा होनी शुरू हो जाती है, चेहरे पे बाल वगैरह आए, मोटापा ज्यादा आने लग जाए, आगे डायबिटीज वगैरह समस्या हो जाए, तो ये सब पीसीओडी की ही समस्याएं हैं। ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है, ये भी आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, बहुत बड़ा एक्चुअली रीजन। थायराइड का कोई कनेक्शन है इन सबसे? थायराइड का पीसीओडी से कनेक्शन ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि आजकल थायराइड के केसेस भी बढ़ रहे हैं, उसकी वजह से भी प्रेगनेंसी पे असर पड़ रहा है। थायराइड से जनरली बच्चा रुकने में दिक्कत नहीं आती है। थायराइड से जनरली अबॉर्शंस के चांसेस बढ़ते हैं। ऐसा नहीं होगा कि जो थायराइड है उसको प्रेगनेंसी नहीं होगी, थायराइड वाले को अबॉर्शन होंगे बहुत ज्यादा। जैसे अबॉर्शन की आपने बात की कि हाँ हाँ। जैसे कि उनकी नेचुरल प्रेगनेंसी हुई, फिर 2 महीने या 3 महीने या 4 महीने तक वो चली और उसके बाद में किसी वजह से वो अबॉर्शन, मिस्ड अबॉर्शन हो गया, बिल्कुल। तो उसको सर्जिकली रिमूव करते हैं? जैसे 4 महीने या 5 महीने का आप सपोज करें, तो कैसे उसे रिमूव करते हैं मतलब? जो अबॉर्शंस होते हैं, जितना ज्यादा टाइम बढ़ता जाता है उतना ज्यादा तो वो दवाइयों से नहीं हो पाता है, तो आपको उसमें सक्शन करना, मतलब डीएनसी करनी पड़ती है। डीएनसी मतलब एक तरीके का सर्जरी है, लेकिन उसमें भी कोई ऐसा वैसे वाली सर्जरी नहीं है, चीरे वाली। बेसिकली उसमें एक सक्शन मशीन होती है जिसको हम यूट्रस, औरत की गर्भाशय में डाल के सक्शन द्वारा जो भी अंदर बच्चा मतलब है उसको खींच के निकाल लेते हैं। अच्छा, बार बार अगर मान लीजिए एक बार हुआ, 2 बार हुआ, तो हो सकता है यूटेरस पे भी कोई असर पड़े और बिल्कुल प्रेगनेंसी हो ही ना पाए, कभी ऐसा भी बिल्कुल है? बिल्कुल, ये तो होता ही है कि जितनी ज्यादा डीएनसीज होती हैं उतना हमारे यूट्रस में इंजरी होने के चांसेस बढ़ते हैं। वैसे मतलब आपके यूट्रस आगे प्रेगनेंसीज ना हो, आपकी ट्यूब्स ब्लॉक हो जाए, थोड़ा बहुत इन्फेक्शन इंट्रोड्यूस हो जाए, ज्यादा डीएनसीज में ये सब पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा होती है। अच्छा, क्या ये सच है कि आईवीएफ की वजह से ट्विंस बेबी के चांसेस ज्यादा होते हैं? हाँ, आईवीएफ में ट्विंस हमेशा ज्यादा रहते हैं। नॉर्मली अगर हम जनरल पॉपुलेशन में 3% ट्विंस के चांसेस मानते हैं, तो आईवीएफ में 25% चांसेस है ट्विंस के। मतलब 100 लोग आईवीएफ करें तो 25 लोगों को ट्विंस होंगे ही होंगे उसमें से। हालांकि ट्विंस होना अच्छी बात नहीं होती है, क्योंकि ट्विंस प्रेगनेंसी आईवीएफ में बहुत रिस्की प्रेगनेंसीज होती है, अच्छा, बहुत ऐसा रिस्की। क्यों होता है ये?
आईवीएफ में ट्विंस प्रेगनेंसीज एक तो कंटिन्यू होना बहुत दिक्कत होती है, 6 महीने 7 महीने 5 महीने पे अबॉर्शन हो जाए, इसके चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ते हैं। ट्विंस की ग्रोथ प्रॉपर ना हो, एक ट्विंस बहुत अच्छा बढ़े, दूसरा ट्विन बिल्कुल ना बढ़े, ये चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। दूसरा मतलब ट्विंस की वजह से बच्चे में एबनॉर्मेलिटीज के चांसेस ज्यादा बढ़ते हैं। माँ को बीपी की समस्या हो जाए ट्विंस में बहुत ज्यादा मानते हैं, शुगर्स बढ़ जाए बहुत ज्यादा बढ़ते हैं। तो आईवीएफ में ट्विंस तो हम ऐसे मान के चलते हैं कि अगर ये 9 महीने तक खिंच जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। आईवीएफ ट्विंस बहुत रिस्की होते हैं, इसीलिए बहुत सारी कंट्रीज में लॉज चेंज हो गए हैं। एक ही एम्ब्रियो मतलब एक ही बच्चा डालने का आपको लॉ अलाउड है, आप 2 बच्चे भी नहीं डाल सकते आईवीएफ में। जब आप ट्रांसफर कर रहे हो तो आप 2 एम्ब्रियोज नहीं डाल सकते, आप एक ही एम्ब्रियो डाल सकते हैं, क्योंकि ट्विंस नहीं चाहिए हमें। अच्छा, मेरा ये था कि जैसे ट्रांसजेंडर जो बच्चे होते हैं एक्चुअली वो उनका तो कोई कसूर नहीं है, तो ये बायोलॉजिकली क्या है, ये क्यों होते हैं ये? ट्रांसजेंडर मतलब देखिए ये अब ऑब्वियसली बच्चों का कसूर नहीं है, लेकिन एक तरह की जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी है। मतलब जिस टाइम पर हमारा बेबी बना उस टाइम पे जो हमारी जेंडर डिसाइड होता है, हमारे बाहर के सेक्स ऑर्गन्स डिसाइड होते हैं, वो उस प्रॉपर हमारे उस टाइम पे डेवलप नहीं हो पाए, जिसकी वजह से वो ऐसा हुआ है। अच्छा, नेचुरल ट्विंस कैसे होते हैं, क्योंकि उस समय पे तो एक ही एग होगा और हाँ होगा, तो बिल्कुल वो बिल्कुल। कैसे हो सकता है? नेचुरल ट्विंस ज्यादातर एक एग जब हमारे एक बच्चा बनता है तो किसी वजह से उस समय वो एक बच्चा बना, उसी समय वो बॉडी में 2 में डिवाइड हो गया, तो वो जो उसके सेल्स हैं वो 2 में डिवाइड हो गए, और उस समय सेल्स को प्लूरिपोटेंट कहते हैं। मतलब हर एक सेल में उतना ही डिवीजन की क्षमता है। तो अगर वो एक पूरा बच्चा है जो कि 2 सेल 2 उसमें डिवाइड हो गया, 4 4 सेल्स चले गए, तो लेकिन सारे सेल्स प्लूरिपोटेंट है, 2 अलग अलग बच्चे बन सकते हैं। तो ज्यादातर नेचुरल ट्विंस का इसलिए सेक्स सेम होता है, मतलब फीमेल फीमेल होंगे या मेल मेल होंगे। इस तरह आईवीएफ में ज्यादातर ट्विंस का सेक्स सेम हो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि 2 एम्ब्रियोज डाल रहे हैं ना हम, हम्म। तो एक मेल हो सकता है एक फीमेल हो सकता है, दोनों फीमेल्स हो सकते हैं दोनों मेल्स हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि मतलब क्या आपकी किस्मत है। अच्छा, जैसे ये आईवीएफ हुआ उसके बाद हाँ। में बॉडी के अंदर ट्रांसफर कर दिया गया, फिर प्रेगनेंसी में कोई और प्रिकॉशंस लेने होते हैं या नॉर्मल जैसे प्रेगनेंसी होती है उसी तरीके से चलती है फीमेल के लिए? फर्स्ट 3 मंथ्स आपको, क्योंकि बहुत ज्यादा दवाइयां खा रहे हो आप, बहुत ज्यादा इंजेक्शन लग रहे हैं, मिसकैरेजेस के चांसेस बहुत ज्यादा है, तो आपको फर्स्ट 3 मंथ्स तो प्रिकॉशंस लेने की जरूरत होती ही है। उसके बाद इट इज लाइक नॉर्मल प्रेगनेंसी, उसके बाद मेडिसिन भी नहीं चलती ज्यादा, आयरन कैल्शियम चल रही होती है मरीज को। तो लेकिन क्योंकि आईवीएफ में कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, आप 7 महीने 8 महीने पे आपको ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी, आपका बीपी बढ़ना शुरू हो जाएगा, बच्चे के आसपास पानी कम हो जाएगा, तो आपको रेगुलर फॉलोअप की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, ताकि आप मतलब जब जैसे ही कुछ कॉम्प्लिकेशन होने शुरू हो तुरंत पता लगे। लेकिन ऐसा जैसा नहीं है कि आपको बेड रेस्ट करना है, ये सारी चीजें नहीं है, आप काम नहीं कर सकते, ये नहीं है। 3 मंथ्स के बाद आप उतना ही एक्टिव हो सकते हो जितना कि नॉर्मल। अच्छा, जैसे फीमेल्स की जो साइकिल होती है वो 30 डेज की होती है, मान लीजिए अभी न्यूली मैरिड कपल है, 6 महीने हुए हैं 7 महीने हुए हैं, वो प्रेगनेंसी नहीं हो रही तो फैमिली का प्रेशर बढ़ता है, बिल्कुल। तो उनके लिए आपकी क्या एक मैसेज है कि कौन से दिन, मतलब वो फर्टिलिटी पीरियड जो है वो कब होता है? अगर आपकी रेगुलर साइकिल्स हैं तो जनरली आपको 10th to 14th डे के बीच में आपका फर्टाइल डेज है, उस टाइम पे आप लोग रिलेशन रखेंगे पर तो प्रेगनेंसी रुकने का चांस बढ़ेगा। रेगुलर साइकिल का मतलब यही है, जैसे 28 30 डेज की साइकिल है तो आप 16th डे तक भी कर सकते हैं। लेकिन अगर इरेगुलर साइकिल है तो आपका कोई फर्टाइल डे डिसाइडेड नहीं है, फिर आपको एक बार अल्ट्रासाउंड मॉनिटरिंग करके अपना ये फर्टाइल डेज देखने पड़ते हैं कि मतलब आपका एग कब रिलीज हुआ, तो वो आपके फिर फर्टाइल डेज हो जाते हैं। लेकिन इन जनरल अगर आपकी 28 26 डेज की साइकिल है तो आप मान लीजिए कि आप 10वें से 14वें दिन के बीच में रिलेशन रखेंगे तो आपका प्रेगनेंसी रुकने का चांस है। अच्छा, 2 साल हो गई कपल्स को, बच्चे नहीं हो रहे, तो वो आपके पास आएंगे तो आप कौन से टेस्ट कराती हैं, कैसे पता चलता है कि प्रॉब्लम्स कहाँ है? पीरियड के शुरुआती 5 दिनों में जनरली लेडी के हॉर्मोन्स के टेस्ट होते हैं, जिसमें कि थायराइड, प्रोलैक्टिन, एक एएमएच करके टेस्ट होता है जिससे हमारी एग क्वालिटी मालूम पड़ती है। और बेसिकली अगर कोई भी प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करो तो उसको अपना ब्लड ग्रुप, उसमें खून कितना है, हीमोग्लोबिन कितना है, शुगर्स तो नहीं बढ़े हुए, ये सब मालूम होना चाहिए। सारे बेसिक टेस्ट जो है पीरियड के 5 दिन के अंदर अंदर होते हैं स्टार्टिंग में। फिर इसी तरह से हस्बैंड की सीमेन की रिपोर्ट होती है देखने के लिए कि उनकी रिपोर्ट नॉर्मल है कि नहीं है। हस्बैंड की शुगर्स भी चेक होनी चाहिए, क्योंकि डायबिटीज, जैसे इंडिया इज द डायबिटीज कैपिटल, कोई भी मतलब आजकल डायबिटीज किसी को भी निकल जाता है, तो डायबिटीज जरूर चेक होना चाहिए हस्बैंड का, क्योंकि उससे सीमेन रिपोर्ट दिखती नॉर्मल है लेकिन उसके जो शुक्राणु होते हैं उनमें फर्टिलाइजेशन पोटेंशियल मतलब एग में जाने की क्षमता नहीं होती है। इसी तरह से फिर जब पीरियड आपका खत्म हो जाता है तो उसके बाद आपकी ट्यूब टेस्टिंग होती है देखने के लिए कि आपके ट्यूब्स खुली हैं बंद है, एचएसजी कहते हैं इसको। तो ये तो बेसिक टेस्ट है जो कि आपके पास कोई भी इनफर्टाइल कपल आएगा जिसको प्रेगनेंसी नहीं हो रही है आपके पास आएगा तो ये बेसिक टेस्ट कराएंगे।
फिर आगे जैसे जैसे जो भी प्रॉब्लम होती है उसके हिसाब से अलग टेस्ट। अच्छा, आपको याद है आपने पहला जो आईवीएफ ये प्रोसीजर किया था वो कॉलेज टाइम पे किया था, हॉस्पिटल में किया था? नहीं, यही और क्या हॉस्पिटल फीलिंग्स में, थी मन में कि इतना बड़ी जिम्मेदारी है मेरे ऊपर? यही हॉस्पिटल में किया था। इनफैक्ट मुझे अपना पहला आईयूआई पेशेंट भी बहुत अच्छे वो से एक्चुअली याद अगर है। स्टोरी आपको याद हो तो थोड़ा सा बताएं आप। मतलब मेरे को अपना पूरा पहला आईयूआई पेशेंट भी बहुत अच्छे से याद है, पहला आईवीएफ पेशेंट बहुत अच्छे से याद है। आईयूआई पेशेंट मैंने किया था जब मैं तब उस समय दरेसी में काम कर रही थी, तो लेकिन यहाँ पर हमने आईयूआई का स्टार्ट कर दिया था उस समय। तो वहां पे एक पेशेंट था, 38 एज थी उस लेडी की। मतलब मुझे भी नहीं एक्सपेक्टेड था कि उसको प्रेगनेंसी होगी। मतलब मैं उसको आईवीएफ के लिए काउंसिल करती थी, लेकिन उन्होंने नहीं, हम आईयूआई ट्राई कराएंगे। तो मतलब आईयूआई करा, उसको प्रेगनेंसी हो गई। इनफैक्ट वो अभी तक भी आती है। अब थोड़े से लेडी का मतलब उसको एल्जाइमर्स भी हो गया था, नहीं सॉरी पार्किंसोनिज्म हो गया लेडी की। इस समय कंडीशन भी बहुत ज्यादा सही नहीं है, लेकिन वो 38 की एज पे उसको फर्स्ट प्रेगनेंसी, और मेरा फर्स्ट आईयूआई था वो, मुझे बहुत अच्छे से याद है। इनफैक्ट जो आईवीएफ जिसका मैंने किया था उसकी भी लेडी की एज कोई 32-33 थी। उसको बहुत ज्यादा थायराइड था, जैसे आप थायराइड की बात कर रहे थे, उसका 25-30 थायराइड ही नहीं कंट्रोल में होता था उसका। उसका बहुत दिनों में तो जाके थायराइड कंट्रोल हुआ। फिर उसका एएमएच जो एग क्वालिटी होती है वो बहुत खराब थी, उसकी 0.6 था। तो जब मैंने अपने सीनियर से बात की कि इसका एएमएच बहुत खराब है, कैसे करूं, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं देखो तुम्हें डोनर लगेगा। पेशेंट तैयार नहीं था, और मतलब उस समय तो होता है ना, ठीक है अपने से ही करके देखते हैं क्या होता है। तो स्टार्ट किया, अपने से किया, और उसको फर्स्ट अटेम्प्ट में प्रेगनेंसी हो गई पेशेंट को। वो भी मतलब जैसे फर्स्ट वाला केस तो मुझे इतने अच्छे से याद है अपने दोनों, क्योंकि ऐसे केस थे कि उसका हिम्मत आई करने की, हाँ हाँ, नहीं वो कर सकते पहला हैं, केस हाँ था आपका। कर सकते हैं ये। एक्चुअली ये आईओआई जो अभी बात कर रही थी, हम्म। एक्चुअली ये थोड़ा समझाएंगे आप? आईयूआई बेसिकली जैसे नॉर्मली हम लोगों ने आपको सेकेंड डे से कोई भी मेडिसिन स्टार्ट की प्रेगनेंसी आपकी उसके लिए, ताकि आपका एग डेवलप हो। और उसके बाद जैसे मैंने बोला, हम अल्ट्रासाउंड में मॉनिटर करते हैं और आपको फर्टाइल डेज बताते हैं कि ये आपके फर्टाइल डेज है, इस समय रिलेशन रखिए। तो वो फर्टाइल डेज बताने की बजाय एक दिन हम आपको इंजेक्शन लगाते हैं ताकि आपका एग रिलीज हो। वो जो इंजेक्शन लगता है उसके लगभग 36 to 40 आवर्स के बाद में आपका एग रिलीज होता है। तो उस समय हम हस्बैंड वाइफ को दोनों को बुलाते हैं। हस्बैंड का यहाँ हॉस्पिटल में सैंपल लेते हैं, उसको उधर से एक तरह से फिल्टर करते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं, मीडिया डालते हैं उसमें, ताकि उसकी थोड़ी सी फर्टिलाइजेशन की क्षमता, मतलब एग को अंदर, एग को पार करने की उसकी क्षमता बढ़े। और उसके बाद में फिर जब वो सैंपल हमारा जो प्योरीफाइड सैंपल होता है उसको हम लेडी के अंदर इंसर्ट कर देते हैं। बाकी सब चीजें उसमें नेचुरली होती है, मतलब वो जो स्पर्म है वो नेचुरली एग जो है फर्टिलाइज करेगा। लेकिन हम उसकी थोड़ी सी क्षमता बढ़ा रहे हैं। कुछ बैरियर्स जो हम मान के चलते हैं कि नीचे वजाइना का बैरियर है, या फिर वहां पर मतलब अगर उसको कुछ म्यूकस का बैरियर है उसको पार कर रहे हैं, तो ये सब चीजें हम उसमें करते हैं आईयूआई। लेकिन आईयूआई इज लाइक नेचुरल प्रेगनेंसी, ऐसा नहीं है कि आईयूआई का जो बच्चा है वो आईवीएफ के बच्चे से बहुत अलग है, वो नेचुरल प्रेगनेंसी। अच्छा, कोई ऐसा केस याद आ रहा है कि एक बार आईवीएफ किया, दो बार किया, आपको भी टेंशन होने लगी हो कि यार कैसे होगा ये? हाँ ऐसा तो बहुत केसेस है। एक्चुअली एक कोई किस्सा आप सुनाएं थोड़ा सा। एक एक मेरी पेशेंट थी, और 3 बार गंगाराम से आईवीएफ करा के आई थी, तीनों बार फेल हो गया। अब गंगाराम से आईवीएफ करा के आई हुई है, तो हम्म। मैं कैसे एक्सपेक्ट करूँ कि मतलब मैं भी उसको कि आपका कैसे होगी प्रेगनेंसी। उसने कहा नहीं मैडम आप करो। ठीक है। इसमें भी एक चीज थी कि उसके हस्बैंड का जो सैंपल था वो नील था। ठीक है। तो उसका हस्बैंड, जैसे हम आईवीएफ में लेडी का एग मतलब सिरिंज द्वारा निकालते हैं, हस्बैंड का स्पर्म भी हमें सिरिंज द्वारा निकालने की जरूरत है उसके हर बार, क्योंकि बाहर सैंपल नील था उसका। उसने कहा नहीं मैडम करो। 4th टाइम मेरे यहाँ हुआ, सक्सेस नहीं हुआ उसका, नहीं दोबारा को 5th टाइम करा, सक्सेस नहीं। 6th टाइम में सक्सेस हुआ उसका। मतलब उस लेडी की भी हिम्मत की दाद है, उसकी हम्म। फैमिली की भी हिम्मत की दाद है। 6th टाइम में प्रेगनेंसी हुई है उसको आईवीएफ में। तो ये एक बहुत, मुझे, मैं एक पेशेंट्स को एग्जांपल भी देती हूँ जो एक बार में थक जाते हैं करा के, कि नहीं आप कराओ हो जाएगी, क्योंकि ये भी अटेम्प्ट्स लेने की बात होती है बार बार। अच्छा, आप डॉक्टर हैं एक्चुअली। अभी एक एग्जाम आने वाला है डॉक्टर्स के लिए, शायद नीट नीट 15 एग्जाम के तारीख को लिए। ही है। बच्चे, छोटे बच्चे हाँ। होते हैं, 11 12 की प्रिपरेशन करते हैं, उनके लिए खास मैसेज आपकी तरफ से कि कैसे वो एग्जाम क्वालिफाई करें बिना डिप्रेशन के? नहीं देखिए, मतलब इनफैक्ट आजकल के बच्चे तो बहुत इंटेलिजेंट है, हम मानते हैं, हम बहुत ज्यादा सुलझे हुए हैं, बहुत इंटेलिजेंट है, उनको पता है कि क्या करने की जरूरत है। हमारे टाइम में तो बहुत क्लैरिटी भी नहीं थी चीजों की। आजकल तो मतलब इतने ज्यादा ऑप्शंस है, आप ऑनलाइन रिसोर्सेज है पढ़ सकते, बहुत। रिसोर्सेज है बहुत ज्यादा, आप ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। कोचिंग सेंटर्स, आप तो हर जगह कोचिंग सेंटर्स भी हैं। तो मतलब बस ये है कि एक थोड़ा सा आपका स्टडी का शेड्यूल फिक्स होना चाहिए।
और ऐसा नहीं कि आपको 24 घंटे पढ़ते ही रहना, और एक थोड़ी फोकस स्टडी होनी चाहिए। मतलब आजकल फोकस स्टडी की जरूरत है। आपके पुराने एग्जाम पेपर्स देखिए, क्या आपको ज्यादा एक्सपेक्टेड है, क्या पार्ट ज्यादा एक्सपेक्टेड है, उस पर ज्यादा ध्यान दीजिए। मेरे ख्याल से अगर एक तरीके से प्लान बना के चलेंगे और कुछ फोकस स्टडी करेंगे तो जरूर क्लियर हो जाएगा। अच्छा देखिए, एग्जाम बहुत बड़ा है और जो सक्सेस रेट है वो बहुत कम है, तो जो सक्सेस नहीं कर पाते उनके लिए क्या मैसेज है आपका? उनके लिए मैसेज है कि आजकल तो इतने ऑप्शंस हैं, मैं कहूंगी कि आप डॉक्टर अगर नहीं बनना चाहते हो तो बिल्कुल नहीं बनिए। आजकल तो इतने ज्यादा ऑप्शंस है, एआई मतलब इतना ज्यादा डेवलप हो रहा है। आज बाद में तो आधी से ज्यादा डॉक्टरी जो फील्ड्स हैं वो एआई की वजह से ऑब्सलीट हो जाएंगी मुझे लगता है। तो आप डॉक्टर नहीं बन रहे हैं तो आप उस एआई में, उस फील्ड में जाइए। आप रेडियो डायग्नोस्टिक आज बाद में ऑब्सलीट हो जाएगी, क्योंकि इतना एआई आ जाएगा कि रेडियो डायग्नोस्टिक के लिए डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ऐसा नहीं है कि ऑप्शंस एक्सप्लोर करने की जरूरत है, उन ऑप्शंस में जाइए, आप जरूर बहुत अच्छा कर पाएंगे। मैम बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, क्योंकि बहुत सारे सवाल थे वो जनरली लोगों को मिल नहीं पाते। आपके थ्रू मैंने बात की, बहुत अच्छा लगा। और इतने बिजी शेड्यूल में से आपने टाइम दिया, उसके लिए भी आपको थैंक यू। आप लोग देखते रहिए समाचार 24। आगे फिर मिलेंगे एक और एपिसोड में एक स्पेशल गेस्ट के साथ।